देखिए, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है, यदि व्यय मतलब खर्चा, यदि व्यय का लाभ एक लेखा वर्ष के लिए लिया जाता है तो उसे आगम व्यय कहते हैं। मतलब किसी तरह का खर्चा जिसका लाभ उसी वर्ष में समाप्त हो जाएगा। जैसे कि आपने अपने भवन के लिए किराया दिया, 1 महीने, 2 महीने या 1 साल का किराया उसी साल उसके लाभ को खत्म कर देगा, तो वह है आगम व्यय। सामान्यतः इसे एक दिन के व्यापार संचालन के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, वेतन का भुगतान, किराया आदि। यह हुए ऐसे खर्चे जो एक साल के अंदर अंदर व्यापार को लाभ देते हैं। अब कुछ ऐसे खर्चे हैं जैसे व्यापार में प्रयोग आने वाले फर्नीचर का भुगतान। यह एक पूंजी व्यय है क्योंकि वर्तमान लेखांकन सत्र में लिया गया फर्नीचर आगे आने वाले कई लेखांकन सत्रों को लाभ पहुंचाएगा। फर्नीचर को खरीदना आगे आने वाले कई वर्षों तक व्यापार को लाभ पहुंचाएगा। इस चीज को यहां आप स्पष्ट कर लीजिए कि जिसका लाभ एक वर्ष से ज्यादा वर्षों तक चलता है वह पूंजीगत व्यय है, और जो लाभ एक साल के अंदर अंदर निपट जाते हैं वह आगम व्यय है। और आगम व्यय आपके लाभ को निकालने के लिए बहुत जरूरी है, और पूंजीगत व्यय आपका कोई खर्चा नहीं, वह एक परिसंपत्ति है। तो बच्चों, आपको एसेट और एक्सपेंस के बीच में फर्क समझ आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं इस तरह के खर्चों को किस तरह खातों में लिखा जाता है, और परिसंपत्तियों को कैसे लिखा जाता है वो हम बाद में देखेंगे। फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहला खाता जो हमें सीखना है उसका नाम है व्यापारिक खाता। व्यापारिक खाते को हम ट्रेडिंग अकाउंट भी कहते हैं। जैसा कि नाम ही बता रहा है, व्यापारिक, ट्रेडिंग, सामान को बेचना और खरीदना। ध्यान दीजिए, यह फाइनल अकाउंट्स का पहला कदम है, व्यापारिक खाता। व्यापारिक खाता इसलिए बनाया जाएगा ताकि हम यह पता लगा सकें कि सिर्फ और सिर्फ सामान को खरीदने और बेचने से हमें क्या लाभ या हानि प्राप्त हुई। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, सामान को खरीदने और बेचने से हमें क्या लाभ और हानि हुई, सिर्फ खरीदने बेचने से। चलिए देखते हैं। वर्ष 2005-06 में मैसर्स प्राइम प्रोडक्ट्स के लिए निम्न तथ्यों के आधार पर व्यापारिक खाता तैयार करें। देखिए, आप इसको एक कहानी के रूप में समझिए। आप एक व्यापारी हैं जिसके पास वर्ष के प्रारंभ में 50,000 रुपए का स्टॉक पहले से ही है। 50,000, तो वह आप व्यापारिक खाता के डेबिट साइड पे लिखिए 50,000। और अब आपको ऐसा लगता है कि यह 50,000 बहुत कम है। एक दुकानदार को 50,000 रुपए का सामान बहुत कम व्यतीत हो रहा है। तो उसने क्या किया? उसने 1,10,000 रुपए का सामान और खरीदा, परंतु उसमें से 7,000 रुपए का सामान उन्हें ऐसा लगता है डिफेक्टिव है या वह खराब है, तो उस सामान को वह वापस कर देते हैं। तो देखिए, क्रय 1,10 जिसमें से वापसी हुई 7,000 की, तो क्रय हो गया 1,03,000 का। आप देखिए, आप व्यापारिक खाता बना रहे हैं। व्यापारिक खाते में डेबिट और क्रेडिट साइड बनाई गई, और डेबिट में हम वह सब लिख रहे हैं
जो उस व्यापारी का खर्चा हुआ। 50,000 का सामान उनके पास था, 1,03,000 का सामान उन्होंने और खरीद लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जहां पे भी इस व्यापारी ने अपने माल को बनाया, उस फैक्ट्री का किराया 30,000 रुपये है। अब विद्यार्थियों, यहां आपको एक बात का ध्यान देना है। व्यापारिक खाता उन खर्चों को लिखेगा जो खर्चे सामान को बनाने और खरीदने से ताल्लुक रखते हैं। जिनको हम सामान खरीदने और बनाने से सीधा सीधा जोड़ सकते हैं, उन खर्चों को व्यापारिक खाता लिखेगा। जैसे कि फैक्ट्री का किराया, सामान को बनाने की या लाने की मजदूरी, सामान को लाने की मजदूरी, और इस तरह के खर्चों को हम प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस भी कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस वो खर्चे हैं जो सामान को बनाने या लाने से ताल्लुक रखते हैं। तो आप देखिए, सामान जितने का भी लाया गया, उसको लाने पे या बनाने पे जो भी खर्चे हैं, वह सामान के साथ लिखने होंगे। जैसे कि फैक्ट्री का किराया इस उदाहरण में दिया हुआ है। फिर दिया है मजदूरी। मजदूरी अर्थात सामान को बनाने की मजदूरी, 40,000। तो वह भी आप यहां लिख देंगे। तो आप देखिए, डेबिट साइड में 50,000 का आपके पास सामान था, 1,03,000 का आपने सामान और खरीदा, और 30,000 और 40,000, 70,000 के प्रत्यक्ष व्यय आपने कर दिए। तो यदि मैं इन सभी को योग करूं तो मैं पाता हूं कि ये मेरे व्यापार में लगाई गई पूंजी है। ओपनिंग स्टॉक, सामान का खरीदना और सामान के खरीदने से संबंधित जो भी खर्चे हैं वो। अब यह सामान हमने क्यों खरीदा, यह सामान हमने क्यों बनाया? यह सामान बनाया गया बेचने के लिए। सामान बेचा कितने में गया? सामान बेचा गया 3 लाख में, परंतु उसमें से 5,000 का माल वापसी आ गया। तो देखिए, अगर आप खर्चे डेबिट में लिख रहे हैं तो पैसों का आना आप क्रेडिट में लिखेंगे, और यह सेल 3 लाख में से 5,000 जाने के बाद 2,95,000 होती है। अब देखिए, क्रेडिट साइड योग है 2,95,000, डेबिट साइड योग है 2,23,000। जो शेष बचा वह बचा 72,000। यह है फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ, सामान को खरीदने और बेचने से। परंतु इसमें खर्चे सिर्फ और सिर्फ सामान को खरीदने या बनाने से संबंधित उन्हीं को लिया गया है। इस तरह से आपका व्यापारिक खाता या ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। आप देख सकते हैं, आपके सामने कुछ खातों के शेष दिए हुए थे और उन शेषों को इस्तेमाल करके आपने सकल लाभ पता लगाया। सकल लाभ और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सामान खरीद बेच के जो मुनाफा हुआ उसको दर्शाता है। चलिए और उदाहरणों से व्यापारिक खाते पे अच्छी तरह से चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं दूसरे उदाहरण में किस तरह के खर्चे दिए हुए हैं। विद्यार्थियों, आपको व्यापारिक खाता बनाते हुए सबसे ज़्यादा कठिनाई होगी खर्चों को पहचानने में। इन खर्चों को पहचानना कोई अद्भुत कला नहीं। आप जितने प्रश्न करेंगे उतनी ज़्यादा इस चीज़ में आप स्पष्टता पाएंगे। जैसे इस उदाहरण में आपने देखा
विक्रय पर ढुलाई मतलब परचेज के लिए कुछ मजदूरी दी गई, तो यह आपके व्यापारिक खाते का हिस्सा बनेगा। परंतु साथ में आपको दिया गया है विक्रय पर ढुलाई मतलब गुड्स को सेल करने से संबंधित कोई खर्चा, यह व्यापारिक खाते में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप से आपको बता दिया है कि सिर्फ उन्हीं खर्चों को व्यापारिक खाते में स्थान मिलेगा जो सामान को खरीदने व बनाने से संबंधित है। इसके बाद फैक्ट्री का किराया, यह सामान को बनाने से संबंधित एक खर्चा है, तो इसे व्यापारिक खाते में स्थान मिलेगा। परंतु ऑफिस का किराया सामान बेचने से संबंधित खर्चा है। ऑफिस मतलब सेल्स के लिए बनाया गया स्थान, एडवर्टाइजमेंट के लिए बनाया गया कोई स्थान, तो यह सब सामान बेचने से संबंधित खर्चे हैं, इन्हें हम व्यापारिक खाते में जगह नहीं देते। तो इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि व्यापारिक खाते में किस किस खर्चे को स्थान मिलता